आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्श एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। आज की क्लास का टॉपिक है मानवीय प्रकृति तथा पर्यावरणीय समस्याएं, ह्यूमन नेचर एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे मानव ने अपने विकास के लिए जो अपने प्राचीन रीति रिवाज थे, प्राचीन जो मान्यताएं थी, उनको पीछे छोड़ते हुए और सिर्फ अपने विकास पर ध्यान दिया, और उस विकास के कारण उसने क्या क्या पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न की, उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर देखें, बताया जा रहा है कि प्रकृति में मानव का जो उद्भव है वो पूर्ववर्ती जीवों की प्रभावी शक्तियों की परस्पर अंतःक्रिया से हुआ। यानी मानव से पहले जो जीव थे, उन जीवों की अंतःक्रिया, उन जीवों के परस्पर प्रभावी शक्तियों के साथ अंतःक्रिया जो हुआ, उसके फलस्वरूप मानव का उद्भव हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि जो मानव का विकास है वो काफी देर से हुआ अन्य जीवों की अपेक्षा। लेकिन देर से होने के बाद भी मानव ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसने प्रकृति में बाधाएं उत्पन्न की, प्रकृति में समस्याएं उत्पन्न की। वह अपनी मूल सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने आसपास जो भी प्राकृतिक संसाधन थे उनका उसने प्रयोग किया, उपयोग किया। और इसके साथ साथ उसने जो प्राचीन रीति रिवाज थे, जैसे अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल में वृक्षों की, जीवों की पूजा की जाती थी, उनको पूजनीय माना जाता था। तो प्राचीन रीति रिवाज, परंपराओं, प्रथाओं, नियमों, विश्वासों के द्वारा जो एक संतुलन का स्थिति बना रहता था, पहले वो चीज बनी रहती थी, संतुलन की स्थिति बनी रहती थी। लेकिन जब से तकनीक का विकास हुआ, तब से क्या हुआ कि वो संतुलन बिगड़ गया और बहुत सी पर्यावरणीय समस्याएं प्रारंभ हो गई। अब यहाँ पर हम उन्हीं कुछ पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में बात करेंगे जो प्रमुख हैं, और आप देखेंगे तो आप इन सबसे पहले से भी परिचित हैं, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में भी इन समस्याओं का सामना करते ही हैं, और नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई दूसरा जो इन समस्याओं का सामना किया है उसकी बातें सुनकर भी हमें पता चल जाता है कि कैसी कैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो एग्जाम में मान लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको पहले एक बैकग्राउंड में ये सारी चीजें लिखनी रहेंगी कि मानव की उत्पत्ति, जो पूर्ववर्ती जीव थे उनके पारस्परिक अंतःक्रियाओं, प्रभावी शक्तियों के द्वारा हुआ। यद्यपि मानव का विकास काफी देर से हुआ, लेकिन उसने ही प्रकृति में बाधाएं उत्पन्न की। उसने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति का बहुत ज्यादा दोहन किया, और प्राचीन काल में जो भी मान्यताएं थीं, जो भी रीति रिवाज थे, उन सबको पीछे छोड़ते हुए उसने सिर्फ और सिर्फ विकास पर ध्यान दिया, और विकास के लिए उसने तकनीकों का, नई नई तकनीकी प्रणालियों का विकास किया और प्रकृति का दोहन करता रहा, जिसकी वजह से पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया और अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। अब इन समस्याओं में जो सबसे पहली समस्या है वो है कृषि से संबंधित। कृषि विकास या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट।
अब कैसे कृषि विकास या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है वो प्रकृति के लिए एक समस्या बन गया। तो पहले क्या था, पहले जनसंख्या कम थी, तो जब लोग कम थे, जनसंख्या कम थी, तो उनकी जो ज़रूरतें थी वो भी कम थी, अनाज भी उतना ज़्यादा नहीं चाहिए था। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जो लोगों की रिक्वायरमेंट थी वो भी बढ़ती गई, अनाज की अधिक खपत होने लगी। अब उतनी मात्रा में अनाज पैदा नहीं होते थे, तो उसके लिए फिर क्या हुआ, आधुनिक कृषि में, आधुनिक कृषि, जैविक तकनीक, इन सब का विकास हुआ और इन सब ने पर्यावरण में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन किया। इन्होंने उपज को तो बढ़ा दिया, जैसे जो पहले उपज कम होती थी, अब उसी जमीन में बहुत अधिक मात्रा में अनाज उगने लगे। लेकिन उन अनाजों को उगाने के लिए बहुत सारे उर्वरक, रासायनिक खादों का इस्तेमाल हुआ, कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल हुआ, जो कि अनाज उत्पादन में सहायक सिद्ध हुए, लेकिन उनकी वजह से प्रकृति का काफी नुकसान हुआ। उनकी वजह से जो जमीन थी वो बंजर होती गई। इसके साथ साथ जो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि नाइट्रेट तथा फास्फेट खादों का उपयोग किया गया, उससे मिट्टी का स्वरूप एकदम बदल गया। पानी और मिट्टी की गुणवत्ता पर असर हुआ और कुछ जगहों पर झूम खेती की जाती है। झूम खेती मतलब वहां पर जंगलों को जला के फिर वहां खेती करके और फिर कुछ दिन बाद वहां से आगे दूसरी जगह पे जाते हैं, दूसरी जगह पे भी जंगलों को जला के वहां पर खेती करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे प्रकृति का काफी ज्यादा नुकसान होता है। जंगलों को जलने से बहुत सारे प्राणी विलुप्त हो गए हैं, या और भी बहुत सारे प्राणी या बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो विलुप्ति की कगार पर आ गए हैं, जो अभी दुर्लभ जीवों में आते हैं। जैसे हम बात करें मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी राज्यों में पेड़ों की 10 से अधिक जातियां और परजीव यानी जो जीव हैं वो दुर्लभ की कैटेगरी में आ गए हैं, मतलब अब वो बहुत कम बचे हैं। इसी के साथ साथ अगर हम उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो वहां पर 7 से अधिक, यहाँ पर 7 स्तनधारी दिया गया है, लेकिन 7 से अधिक स्तनधारी जैसे हाथी हो गया या और भी इनके साथ साथ जो भी जीव हैं वो खतरे में पहुंच चुके हैं। और अगर जीव जंतु ये सब खत्म होंगे तो इसका असर मानव के ऊपर भी पड़ेगा। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि मानव जाति सहित विश्व के आनुवंशिक अब ये सभी चीजें विश्व जगत पर वैश्विक रूप में एक खतरे का निर्माण हो रहा है और ये आगे आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा बन चुकी हैं। इसी तरीके से अगर हम औद्योगिक विकास की बात करें तो उद्योगों के विकास से भी आप देखते हैं लगातार नए नए कारखाने खुल रहे हैं और कारखानों से निकलने वाला जो गैस होता है, जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो सब गैस तो हवा में मिल जाता है, वो वायुमंडल को नुकसान पहुंचाता है, हवा को नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ साथ जो बेकार पदार्थ निकलते हैं वो क्या होते हैं, वो नदियों में मिलकर नदियों को गंदा करते हैं। यहाँ पर देखें बताया जा रहा है कि रासायनिक उद्योगों में अवशेषों को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसके कारण वायुमंडल में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ती जा रही है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है और जिसका प्रभाव हमारे मौसम पर, हमारी जलवायु पर सीधा पड़ रहा है। इसके साथ साथ आप देखें तो ऊर्जा शक्ति संयंत्र, जो नाभिकीय संयंत्र लगाए जा रहे हैं, न्यूक्लियर प्लांट जो लगाते हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है। अब वहां पर प्रदूषण कैसे फैलता है, तो वहां पर कोयले का उपयोग किया जाता है, जिससे वायुमंडल में फिर नाइट्रस, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य गैसें उत्पन्न होती हैं। जैसा अभी मैंने बात किया कि यहाँ से जो बेकार पदार्थ निकलते हैं वो वायु को, जल को प्रदूषित करते हैं।
तो औद्योगिक विकास तो हुआ, जाहिर सी बात है औद्योगिक विकास हुआ, लेकिन औद्योगिक विकास के कारण जो अन्य नुकसान हुए वो भी मानव को और प्रकृति को झेलने हैं। खासकर प्रकृति इन सभी चीजों को झेल रही है, जैसे धुआं, गैस, तेल, प्लास्टिक, एसिड, ये सभी चीजें पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं। अब इसमें वनों के कटाव का कैसा रोल है इसको देखें तो हम जानते हैं कि जो वन है, जो जंगल है, वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन के लेवल को बनाए रखते हैं, वो समय समय पर बारिश करवाते हैं और इसके साथ साथ हमें अन्य तरीके से, जैसे लकड़ी के माध्यम से, फलों के माध्यम से और अन्य तरीके से भी हमारी मदद करते हैं। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो वनों का कटाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम बात करें पारिस्थितिकी संतुलन के लिए, तो पारिस्थितिकी संतुलन बनाने में वनों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब वनों के लगातार कटाव होने से क्या हो रहा है कि बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे आप देखें अंडमान निकोबार हुआ, वहां पर मैंग्रोव पेड़ होते हैं, वो लगातार काटे जा रहे हैं, तो जिससे वहां पर बाढ़, सुनामी, या हम अंदर भारत की बात करें, भारत के अंदर की बात करें तो वहां पर भी, जैसे अंडमान निकोबार भी भारत का हिस्सा है लेकिन वो क्या है, बाहर है, समुद्र के बीच में है। भारत की बात करें तो वहां पर भी लगातार वनों का कटाव चल रहा है, जिसकी वजह से आए दिन बाढ़ की समस्या, सूखे की समस्या, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ इनसे क्या हो रहा है, पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है। पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो भी डिसबैलेंस हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा घटती जा रही है। ये सभी समस्याएं किसकी वजह से आ रही है, ये सभी समस्याएं वनों के कटान की वजह से आ रही हैं। तो यहाँ पर वनों के संरक्षण की आवश्यकता है। अगर हम 4 पेड़ काट रहे हैं तो कम से कम 2 पेड़ लगाएं हम, तो जिससे कि जो पारिस्थितिकी का संतुलन है वो बना रहे। आगे जनसंख्या विस्फोट, अगर हम देखें तो सभी समस्याओं का जो जड़ है वो जनसंख्या विस्फोट ही है। जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि उस जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही लगातार उद्योग खोले जा रहे हैं, लगातार पेड़ों का कटान करके घर बनाए जा रहे हैं, अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी प्रकृति का दोहन किया जा रहा है। तो जनसंख्या वृद्धि ने पारिस्थितिकी संतुलन को पूरी तरीके से बिगाड़ कर पर्यावरण को असंतुलित कर दिया है। अधिक जनसंख्या के कारण खाद्य पदार्थ, आवास सुविधा की आवश्यकता होगी और इसीलिए जैसा अभी मैं बता रहा था कि कृषि विकास, औद्योगिक विकास, नगरीकरण, ये सब उपयोग इसीलिए अधिक हो रहे हैं क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो अगर हम जनसंख्या को कंट्रोल करें, अब आपको लिखना कैसे, आप जैसे जब इन चीजों को लिखेंगे, आप जब इन चीजों को लिखें तो साथ ही साथ उसका कुछ सॉल्यूशन भी बताते जाएंगे, क्योंकि सिर्फ समस्या बता देना ही किसी चीज का हल नहीं होता है। आप समस्या तो बता रहे हैं लेकिन समस्या बताने के साथ साथ जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको बताएं, और साथ में यहाँ पर आप मान ले एक हेडिंग और डाल दिया कि उपाय या समाधान। इन चीजों को भी जब इस तरीके से बता के लिखेंगे तो वो एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ नहीं, बच्चा सिर्फ किताबी चीजें ही नहीं सीखा है, वो इसका सोल्यूशन भी बता रहा है। तो वहां पर आपको और अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें स्वचालित वाहनों का उपयोग, यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स। अब देखा जाए तो आजकल देखें तो डेली लाखों की संख्या में गाड़ियां बिक रही हैं, सब लोग खरीद रहे हैं और सड़कों पर दौड़ रही हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है, नगरीकरण बढ़ रहा है। ये सभी चीजें समस्या किसके लिए उत्पन्न कर रही हैं, पर्यावरण के लिए।
चाहे हम स्वचालित वाहनों की बात करें, नगरीकरण की बात करें, पर्यटन उद्योग की बात करें, ये सभी कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए समस्या उत्पन्न हो रही हैं और उत्पन्न कर रही हैं। देखें, यहाँ पर देखें, तकनीकी विकास और स्वचालित वाहनों के विकास ने जहां यातायात में सुविधा दी है, वृद्धि की है, सुविधा की वृद्धि की है, उसी के साथ साथ जो यातायात घनत्व है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। आप देखिए ट्रैफिक कितना जाम होता है, लगातार आए दिन ट्रैफिक जाम, और जिसकी वजह से जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है, और उसका परिणाम ये होता है कि मनुष्य के अंदर स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होती हैं और पर्यावरण में भी इसका बुरा असर पड़ता है। इसी तरीके से व्यक्ति का जो श्रवण क्षमता है वो भी प्रभावित हो रही है। व्यक्ति के श्रवण क्षमता पे भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। तो होना क्या चाहिए कि वाहनों का कम इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अब इसमें उपाय में आप लिख सकते हैं कि हमें वाहनों का कम इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बहुत लंबी यात्रा है तो हम इस्तेमाल करें, या अगर कहीं छोटी जगह पर जाना है जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो वहां पर हम साइकिल से या पैदल जाने की कोशिश करें। पेड़ों के किनारे सड़कों के किनारे हमें पेड़ लगाने चाहिए। या इसके अलावा एक चीज और कर सकते हैं कि मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं, क्रॉसिंग हो चुका है, तो वहां पर आप गाड़ी को बंद कर लें। ये नहीं कि क्रॉसिंग में अटके हुए हैं और गाड़ी भी चल रही है, पेट्रोल भी जल रहा है, प्रदूषण भी फैल रहा है। तो इन सारी चीजों की करके हम क्या कर सकते हैं कि जो प्रदूषण है उसको कम कर सकते हैं। नगरीकरण की प्रक्रिया की बात करें तो देखें, गांव लगातार समाप्त होते जा रहे हैं। लोग गांव से पलायन करके नगर में आ रहे हैं, या गांव जो नगरों का विस्तार है वो इतना अधिक होता जा रहा है कि अब गांव और नगर में कोई अंतर ही नहीं रह गया है। सब लोग शहर में ही आ जाएंगे गांव छोड़कर, तो क्या होगा? वहां पर जो सामाजिक सुविधाएं हैं, यातायात है, जल वितरण है, विद्युत वितरण है, शिक्षा की सुविधाएं हैं, इनकी आवश्यकता बढ़ती जाएगी, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नगरीकरण की प्रक्रिया बढ़ेगी। उपजाऊ जमीन की आवश्यकता और औद्योगिक की आवश्यकता, ये सभी चीजें जब बढ़ेंगी तो इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम किस पर डिपेंड है? पर्यावरण पर डिपेंड है। तो पर्यावरण का हम और ज्यादा दोहन करेंगे, और जिससे फिर पारिस्थितिकी तंत्र में गड़बड़ी आएगी, वो विघटित हो जाएगा। अब इसका उपाय लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि हमें ग्रामीण जो समाज है उसके प्रति लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि लोग गांव की तरफ बढ़ें, गांव में रहें, गांव का विकास करें, सबके सब शहर में ना भाग आए। इसके अलावा पर्यटन की बात करें तो आजकल लोग पर्यटन के प्रति बहुत ज्यादा रुचि दिखाते हैं। लोग घूमना पसंद करते हैं, इधर उधर जाना पसंद करते हैं, जिससे कि पर्यटन उद्योग का काफी विकास हुआ है। लेकिन कई बार, इससे पहले भी एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कई बार क्या होता है कि कुछ प्राकृतिक क्षेत्र ऐसे होते हैं जो पर्यटन की दृष्टि से उतने अच्छे नहीं होते हैं, तो वहां पर बम ब्लास्ट करके वहां पर कृत्रिम क्षेत्र बनाए जाते हैं, कृत्रिम पर्यटन की सुविधाएं वहां पर प्रदान की जाती हैं, जिससे प्राकृतिक क्षेत्रों को क्षति पहुंचती है। जैसे देखें, खेलकूद, नौका विहार, घुड़सवारी, स्केटिंग, कैंप, ये सब प्राकृतिक भूभाग को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो पर्यटन उद्योग पर भी नियंत्रण किया जाना चाहिए। हमें प्राकृतिक संसाधनों का तब तक ही उपयोग करना चाहिए जब तक कि उससे उनका नुकसान ना हो रहा हो। इससे होगा क्या? इससे प्रकृति की सौंदर्यता भी बनी रहेगी और वहां के जो जीव जंतु हैं वो भी नष्ट नहीं होंगे। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जो प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न कर रहे हैं,
और आपको इनको लिखना है, इनके साथ साथ इसका उपाय भी लिखना है। ऐसा करने से आपको एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।